आखिर कौन व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कैसे काम करता है, कौन समाज के लिए रात दिन मेहनत करता है, इस बात का आकलन करना और उसके साथ साथ उस व्यक्तित्व को पहचानना, उस व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए महीनों बिताना और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना बहुत बड़ा काम है। निश्चित तौर पे आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो एक समाज सेवी या यूँ कहें कि आम इंसान के लिए काम करने वाले लोगों के बारे में अपनी स्टडी करके और फिर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। ऐसी शख्सियत का नाम है अजय चिटनीस जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। समय नाव में हम भी कोशिश इस बात की करते हैं चिटनीस जी कि ऐसे लोगों को आगे लेकर आए जिनकी प्रतिभा के बारे में समाज को जानकारी नहीं होती है। आपने जो है वरिष्ठ अभिभाषक या यूँ कहें कि समाज सेवी भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय विवेक तन्खा एक ऐसा नाम है जिनका नाम लेते ही ये बात सामने आती है कि उनकी सादगी, उनका हंसता हुआ चेहरा और उनकी कानूनी लड़ाई के प्रति जो है उनकी वफादारी, एक क्लाइंट आम आदमी हो या बड़ी कंपनी का, तन्खा साहब के देखने के रवैये में या यूँ कहूँ कि उनके केस लड़ने के तरीक़ों में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस योग्य समझा कि मैं आपके इस पॉडकास्ट में शामिल हूँ। और मेरा एक जो ये अनुभव रहा है तन्खा साहब की जीवनी को कवर करना या उनका एक जो सफ़रनामा है, तो ये बड़ा अनूठा रहा है। तो मतलब मैं जब सोचता हूँ, खैर डॉक्यूमेंट्री तो हमारी 3-4 महीने पहले रिलीज़ हुई है जी, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है कि मैंने 25 सालों में अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज़ की, अनगिनत लोगों पे काम किया, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल स्टैंड आउट कहते हैं। कि काफ़ी बार मैं सोचता हूँ कि एक आदमी में कितने आदमी होते हैं। आप या तो अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, या तो अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, या आप एक अच्छे वकील हो सकते हैं जी। लेकिन यहाँ पे एक सज्जन है कि जो एक कामयाब वकील है जिन्होंने काफ़ी लैंडमार्क केसेस जीते हैं, एक पार्लियामेंटेरियन है, अच्छे अच्छे मुद्दे उन्होंने पार्लियामेंट में उठाए हैं। बिल्कुल। और वो इसके अलावा एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी है, उन्होंने जो समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है, रोटरी के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये इतने पहलू है, और जैसा आपने अभी शुरुआत में कहा था कि उनकी एक सादगी है, एक मितभाषी है, घमंड और गर्व, ये जो चीज़ें उनसे दूर दूर तक उनमें नहीं है, सबका सम्मान करना। तो बस मैं यही कहूँगा कि मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ, बड़ा ऑनर्ड समझता हूँ कि तन्खा साहब ने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी जीवनी के ऊपर कुछ करूँ। ये जो सिलेक्शंस होता है, जब भी आप किसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता होगा कि कई नाम आते होंगे आपके जहन में कि मैं इस पर बनाऊं कि इन पे बनाऊं, उनके बारे में आप पता भी करते होंगे। राम जेठमलानी जी के भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप बना चुके हैं, उनमें और विवेक तन्खा साहब में, दोनों के व्यक्तित्व में क्या अंतर पाते हैं आप? सर, ऐसे कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। राम जेठमलानी जी की पूरी शख्सियत ही अलग थी। ही वॉज लाइक अ पावर हाउस, डायनामो। और मतलब हर कोई कहेगा कि लीगल फ्रैटर्निटी में मतलब वो एक आखिरी शब्द होता था उनका। एक फ्लैम्बॉयंस था, एक उनका तरीका, और गज़ब का उनका एक नॉलेज था, लीगल नॉलेज। लेकिन तन्खा जी का जो स्वभाव है, और वो बड़े सिंपल तरीके से लोगों को जीतते हैं। मैं हैरान हो गया उनका नेटवर्किंग देख के। हम लोग उनकी फिल्म अलग अलग शहरों में दिखाई, मतलब भीड़ उमड़ पड़ती थी। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या वजह है कि इतने लोग आ रहे हैं। हर शख्स, मतलब अगर 1200 लोग होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें से एक एक आदमी के दिल को कहीं ना कहीं तन्खा साहब ने छुआ है। तन्खा साहब ने संविधान और समाज की चिंता किस तरीके से की?
देखिए मैंने इनको जो एक विरासत में एक बात मिली थी अपने पिताजी से, उनका एक अपने पिताजी की तरफ बहुत प्यार है कहूँगा मैं। इतने सालों के बावजूद वो अपने पिताजी को याद करते हैं और उनके नाम से काफ़ी मेमोरियल लेक्चर्स थे। तो एक और बात लीगल एक विज़डम के अलावा एक और बात उनको विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिताजी भी समाज को देने में बिलीव करते थे और वही चीज़ें तनखा जी ने, मतलब जब वो बच्चे थे, स्कूल में थे, तब मेरे ख्याल से आर्मी के कुछ कोई एक फ़ंड था हेल्प करने के लिए, उन्होंने बच्चों से हर जगह से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने उस फ़ंड के लिए दिया था और तत्कालीन जो भी जनरल थे उनको वो चेक दिया था। तो ये तभी आपको मालूम पड़ता है कि इनका एक देश के प्रति, एक समाज के प्रति, एक लोगों के प्रति कितना स्नेह है। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। दिखने में लगभग अंग्रेजी, मेन यूँ कहें कि विदेशी, और व्यवहार में हिंदुस्तानी। तनखा साहब ने जो है वो व्यवहार जो किया लोगों के साथ, उसके कारण वो लोगों की लगातार पसंद बनते गए। तो उनके बारे में आपको ये जानकारी होगी कि उनके फादर इन लॉ जो है मध्य प्रदेश सरकार के फेमस राजनेता रहे, मंत्री रहे, अजय नारायण मुसरान जी। वो भी शायद रिटायर्ड कर्नल थे। हाँ जी। और हाँ जी। जो है कर्नल परिवार की आपने बात कही, तो क्या कारण है कि इतना सब कुछ पावर हाउस तो कोई इनके पास भी कम नहीं है, राज्यसभा सांसद भी हैं और गांधी फैमिली जो है, सोनिया गांधी परिवार भी उनकी बात मानता है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कई बात मुखर होकर भी कई बार कही। तो फिर वो ये सब चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं? मैंने एक बात उनकी नोट की थी कि इनकी विरासत है और जैसा आपने अभी बयां किया, वो गांधी फैमिली से क्लोज में थे और मुशरान साहब के उन्होंने दामाद कहा हैं। कि दो लेगेसीज़ हैं, कि उनके पिताजी की हाँ। लेगेसी है, विरासत है, और एक मुशरान साहब की है। लेकिन मैंने ये देखा कि ये दो बड़े जिस छत्र छाया में वो पले बड़े, उसके बावजूद उन्होंने एक अपना वजूद, अपनी एक शख्सियत इतनी ऊंची की है अपने बलबूते पे कि आप जब उनसे बात करें, किसी भी पक्ष का आदमी हो, आपकी राइट आइडियोलॉजी हो, लेफ़्ट हो, आप कांग्रेस है, वो कभी पूछते नहीं हैं। वो पहले देखते हैं कि जो सामने मेरे पास आया है, इसकी कोई शंका है या इसकी कोई अगर समस्या है, तो उस समस्या का मैं समाधान कैसे इसी करूं। कारण शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए व्यापम कांड में फंस रहे थे, तब उनके वकील तनखा साहब थे। नहीं, इनका मैंने यही देखा है ना कि ये कभी ये देखते नहीं कि सामने वाला कौन है, क्या है, तो वो सबको हेल्प करते हैं। तो जब मैं देखता हूँ तो मतलब वो तो पॉलिटिशियन मुझे लगते ही नहीं किसी भी सूरत से। ऐसे लगता है कि ये सज्जन इस धरती पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ, मतलब इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई भी एग्जैजरेशन नहीं होगा, कि पता नहीं उनके मन में एक जुनून सा है कि दूसरों की मदद करना। और पॉलिटिक्स ये एक माध्यम है, ये एक टूल है, या लीगल प्रोफेशन उनका एक टूल है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं दूसरों को मदद करने में। ये नहीं कि बिल्कुल। अपने को खुद के लिए। ये सारी चीज़ें आज वो अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने सारा ये जो उनका एक पावर है, इन्फ्लुएंस है, ये दूसरों के लिए किया है। जितने भी डॉक्यूमेंट्री फिल्में आपने बनाई हैं, हर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद आपको भी एक बड़ा अनुभव प्राप्त होता होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को लेकर यूथ में और अब सोशल मीडिया के ज़माने में कितना रिस्पांस मिलता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सिनेमा और डॉक्यूमेंट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ और थिएटर में चलाऊँ, कोई देखने नहीं जाएगा। मैं बड़े सिंसियरली कह रहा हूँ। सिनेमा मूलतः एंटरटेनमेंट के लिए होता है, गाने होते हैं, म्यूज़िक होते हैं, अच्छे-अच्छे चेहरे होते हैं, सारी चीज़ें। अब डॉक्यूमेंट्रीज़ का ये जो फ़ासला है, इसको टाइम लगेगा। एक तो डॉक्यूमेंट्रीज़ को मार्केट मिलती नहीं है। तो इसीलिए 25-30 साल से मेरा ये प्रयास चल रहा है कि मैं लोगों को कहूँ कि अगर आपने एक इंडस्ट्री बनाई है, आज आपके घर में शादी ब्याह होता है, मुंडन होता है, वीडियो वालों को लेते हो और हाँ, आप बिल्कुल। वीडियो शूट करते हो। तो मैं कहता हूँ कि 25-30 साल में जब आपने फाउंडेशन स्टोन रखा था आपकी कंपनी का, तब से लेके आपकी कंपनी हो गई, तो एक कॉर्पोरेट हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी। तो ये मैं लोगों के पीछे पड़ता हूँ कि आप भी कुछ कीजिएगा।
तो फ़र्क तो है और ये फ़र्क मिटने के लिए भी टाइम लगेगा, तो आपको आपके ही रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कब तक दर्शकों के लिए संघर्ष करती रहेगी? नहीं, अब कुछ दायरे हैं जो अपने आप खुल रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, हाँ, OTT। डॉक्यूमेंट्री के एक अलग अलग उस पे भी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने लगते हैं। तो ये एक बदलाव आ रहा है। आज आप मोबाइल पे आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, तो ये एक बदलाव आ रहा है और थोड़ा वक्त लगेगा। आप सिनेमा का तो कभी रूल आउट नहीं कर सकते हो, बड़े पर्दे का एक जो मज़ा और होता है, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे हो रही है, बहुत बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। तो क्या कारण है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर यूथ में अभी भी फिर भी वो क्रेज नहीं आ पाया, इतना सब कुछ होने के बावजूद? सर, आज आप 80-85 सालों से फिल्में देखते आ रहे हैं, तो अगर आपको कोई कहे कि फला फला पे इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप 2.5 घंटे थिएटर में जाते हो, मल्टीप्लेक्स में जाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो, बेहतरीन गाने चल रहे हैं, बाहर के लोकेशंस दिखा रहा, तो वो एक एंटरटेनमेंट होता है। और यूथ जो है, मतलब 16 से 25, ये जो है, ये ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस का जो सक्सेस है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो कभी कभी परिपक्वता, आज जो मैं 20 साल, जो मैं मेरे 25 साल में और अब मुझ में फ़र्क है। अगर मुझे कहो ये देखूं, तो अब मैं कहूँगा कि मुझे ये नहीं देखना, मुझे फला फला देखना। तो ये बदलाव आने में थोड़ी देर लगेगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये क्या यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में दिखाई जाना चाहिए? बिल्कुल। मैं इसी विषय पे आना चाह रहा था कि मेरे ख्याल से अब कोई मुझे बता रहा था कि स्कूल्स में भी वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप बच्चों को सिखाओ या जो भी जैसे है। तनखा साहब की जो फिल्म है डॉक्यूमेंट्री, उसको लॉ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। एग्जैक्टली, ये हम लोगों ने किया है। हाँ। और हमारी ये कोशिश भी रहेगी, लॉ कॉलेज हो, स्कूल्स हो, ताकि बच्चों को भी मालूम पड़े। इसकी ओपनिंग कब से होगी? अभी कुछ कार्यक्रम की? हमारे अभी 5-6 स्क्रीनिंग्स हुई है, जिसका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ओवरवेलमिंग रहा है। और जो आप ये बात करें कि हम लोगों ने कुछ कॉलेजेस भी टारगेट किए, लॉ कॉलेज है, उसके अलावा भी, ताकि बच्चों के मन पे भी एक इम्प्रेशन पड़े कि चलो मैं भी कुछ ऐसा करूं, हमें भी इस तरह का एक वकील बनूं जो समाज की सेवा भी कर सके। एग्जैक्टली। क्योंकि एक आम आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ने जब जाता है और वकील की जब फीस के बारे में सुनता है तो वापस बेरंग हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसी स्थिति में जो नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में जो दूसरे समाज सेवियों के यहाँ बना रहे हैं, उनको लेकर भी क्या बदलाव हो सकता है? कि किस तरह की, क्या फिल्मों के बनाने के तरीक़ों में या उसके वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो होता है, कि उसका दिखाने का जो तरीका है, उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता लगती है क्या? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डॉक्यूमेंट्री का एक सोसाइटी पे या समाज पे जो इम्पैक्ट होता है, ये शायद 2016-17 की बात थी। मैं एक फ़िल्म फेस्टिवल अटेंड कर रहा था हैदराबाद में, तो जॉर्डन से एक लड़का आया था जिसने एक बड़ी रोचक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो तो वहाँ पे कुछ ऐसे लॉ था, मुझे अब ठीक तरीके से पता नहीं है उस देश में, कि अगर किसी एक औरत के ऊपर जाती होती है, फिज़िकल असॉल्ट होता है या जो भी है, तो वहाँ का कानून कहता है कि आपको इससे शादी करनी है। तो आप सोचिए कि उस औरत पे क्या बीतती होगी कि इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है और मुझे इससे शादी करनी है। तो उसने इस विषय पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो इस डॉक्यूमेंट्री का इम्पैक्ट इतना था कि वहाँ पे वो कानून बदल दिया। फिर वो कानून उन्होंने ऐसे किया कि अगर कोई ज्यादती करता है औरत के ऊपर, तो उसको जो भी कानून के तहत जो भी वो सज़ा देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ का दिस ऑल्सो पोर्ट्रेज कि हाउ डॉक्यूमेंट्रीज कैन बी पावरफुल एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड एज अ टूल। एक जो हमारे सामाजिक जो हमारे विषय हैं, अगर उन विषयों को हम लोग डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए दिखाते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। ये जो तनखा साहब की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको लेकर अभी कोई फंक्शन होने वाला है? अभी मुझे बड़ा एक हर्ष होता है बताने में जी कि इस 21 जून को जी ये हमने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है तनखा साहब के ऊपर, ये न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही है, जो सिलेक्ट हुई है। गुड। हाँ, और वो थिएटर में दिखाई जाएगी, न्यूयॉर्क इंडियन। तो 21 फीचर फिल्म्स, कुछ शॉर्ट फिल्म्स और 4 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। अच्छा। तो मुझे एक थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि उसी फेस्टिवल में श्याम बेनेगल जी की फिल्में दिखाई जा रही है, मंथन,
उसी फेस्टिवल में अनुराग कश्यप जी की फिल्म दिखाई जा रही है, जी उसी फेस्टिवल में अनुपम खेर जी की दिखाई जा रही है। तो इन फिल्मों के साथ जब मैंने एक ये प्रयास किया था तंखा जी का एक सफ़रनामा दिखाने में, तो उस प्लेटफॉर्म पे जब जाती है तो आपको खुशी इंतहा की हद तक होती है बिल्कुल बिल्कुल। कि अब लगता है कि चलो डॉक्यूमेंट्री भी उस प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे इस लेवल के फिल्में दिखाई जाती हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने पहली बार तंखा साहब से बात की होगी कि आपके लिए बारे में बताने के लिए जो है मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता हूँ, तब तंखा साहब का पहला जवाब क्या था? देखिए, आप भी तंखा साहब को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बड़े पुराने आपके तो उनके ससुर जी से मैं तो रिश्ता 32 था, सालों से जानता हूँ जानते तंखा हैं। साहब तो तंखा साहब बड़े ग्राउंडेड हैं, वो कभी खुद के बारे में बात करना पसंद नहीं आता है। तो वो हंस के मुझे बोलने लगे, अरे मेरे ऊपर क्या करोगे, मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो मैंने भी उनका अभ्यास किया था, अध्ययन किया था, और मुझे जब तक मैंने उनसे बात नहीं की फिर मैंने छेड़ा उनको। हाँ मैंने कहा ये चीज़ें तो आनी चाहिए ना, अगली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए क्या बिल्कुल। किया है। मैं सिर्फ आपकी फैमिली या लीगल फ्रेटर्निटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैसे आपने कहा लॉ स्टूडेंट्स हो या आस्पायरिंग पॉलिटिशियंस हो, उनको मालूम होना चाहिए कि इस सज्जन ने क्या किया। तो बड़े संकोच थे और कह रहे थे मेरे ऊपर क्यों, क्या है। लेकिन फिर वो मैं कन्विंस कर पाया, और जब मैंने उनकी पूरी कहानी सुनी, फिर जो मैं जबलपुर गया, भोपाल गया, नरसिंहपुर गया, उनकी बुआ जी से मिला, उनके पुराने फ़ोटोग्राफ्स देखे, उनके घर वालों से मिला, और जब लोगों से मिला तो मैंने कहा आपके ऊपर तो बहुत पहले बननी चाहिए थी, बाकायदा फिल्म बननी चाहिए। तो खैर अब रिज़ल्ट सामने है, मालूम पड़ा जो ऑडियंस ने जो पसंद आया, तो मेरे लिए बहुत बहुत सम्मान की बात है। देखिए, चिटनीस साहब ने बताया है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है और कैसे विवेक तंखा साहब का चयन हुआ। आप लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।